नारा दिया ताकि कौमी कल्चर के नाम पर भगवा कल्चर को थोपा जाए। ये मुल्क की अक़लियतों के तहज़ीबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की कोशिश थी। उसने अक़लियतों की तहज़ीबी अलामतों को अपने इनात का निशाना बनाया। ये कोशिश यकजहती और मुल्की अमन के लिए ख़तरनाक है। इस मुल्क की ज़रूरत तहज़ीबों की रंगारंगी इस मुल्क की ज़रूरत तहज़ीबों की यकरंगी नहीं बल्कि तहज़ीबी ग्रोहों में हम आहंगी है। फ़िरक़ा परस्ती के जुनून ने अक्सरियती फ़िरक़े का ज़हनी और जज्बाती इस्तेसाल किया और अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने के नए तरीक़े ढूंढे। मुल्क की तामीर और तरक्की में साझेदारी और अक़लियत की फ़लाह व बहबूद की हर मुनसिफ़ाना तजवीज़ और कोशिश को उसने अक़लियत नवादी से ताबीर किया और उसके ख़िलाफ़ इस कदर प्रोपेगेंडे किए कि हुकूमत दबाव और खौफ की नफ्सियात में मुब्तला होकर अपने ज़िम्मेदाराना और मुनसिफ़ाना किरदार से नीचे आ गई और सेकुलरिज़म के दस्तूरी तकाज़े तक भूल गई। दूसरी तरफ इक़्तिदार की कशिश में वो अफराद भी हुकूमत में शामिल हुए जो मुल्क के आला मकासिद के बजाय अपने मकसद पर यकीन रखते हैं, अवाम के वसी मफादात पर अपने घटिया मफाद को तरजीह देते हैं और अपनी फ़िरक़ावाराना सोच के तंग दायरे से बाहर नहीं निकलते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में मुल्क की अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों में मुलाज़मत में हिस्सेदारी के ताल्लुक से लिखा, जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत और बाद दूसरी जगहों के आदाद व शुमार का ताल्लुक है, मुझे जानकर मायूसी हुई है कि अक़लियतों की हालत बहुत ख़राब है, ख़ुसूसन मुसलमानों की और बाद जगह दूसरों की भी। हमारी दिफाई खिदमात में बमुश्किल कोई मुसलमान बाकी रह गया है। दिल्ली के इतने बड़े सेंट्रल सेक्रेटरीट में मौजूद चंद मुसलमान हैं। इस सूरत हाल को सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर इस सूरत हाल को रोका नहीं गया तो और ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है। माशी पसमानदगी, मुलाजमत और इख्तियारात के मराकज़ से दूरी, अज़्म मसावात और फ़िरक़ावाराना फ़सादात ने कसरत में वहदत और अक़लियत के यकीन को मुतज़लज़ल किया है। वज़्म तहफ़्फ़ुज़, नाइंसाफ़ी और महरूमी व मायूसी की नफ्सियात में मुब्तला हुए हैं। नई नस्ल में रद्द अमल का रुझान पैदा हुआ है। इनमें से कुछ लोग इंतहा पसंदी का भी शिकार हुए हैं। फ़िरक़ा परस्ती के अय्यार जहन ने इसका फ़ायदा उठाया है और मुल्क के पूरे अर्ज़ में दहशतगर्दाना हमले किए हैं। समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ वगैरह ये जुनूनी फ़िरक़ा परस्ती के मनसूबाबंद हमले थे, मगर इल्ज़ाम बेकसूर मुसलमानों के सर डाला गया, उनको जेल की सलाखों में पहुँचाया गया और मुस्लिम तबके पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया गया और ये तबका ये कहने पर मजबूर हुआ है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही रवायत रही तो डर है कि इस वतन में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। मगर ये मुल्क साफ जहन, इंसाफ पसंद और मुतहम्मिल सियासतदानों, सहाफ़ियों, मुनसिफ़ों, शहरियों से खाली नहीं है। मायूसियों के स्याह बादल से उम्मीद की किरण फूटी। फ़िरक़ा परस्ती और उसके नापाक अज़ाइम के ख़िलाफ़ सताए एहतजाज बुलंद होने लगी। फ़िरक़ावाराना फ़सादात हों, बाबरी मस्जिद की शहादत, अक़लियतों के साथ माशी नाइंसाफ़ी और जानिबदारी हो या बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, इन मामलात पर बहुत से गैर मुस्लिम दानिश्वरों, सहाफ़ियों, कानूनदानों और पॉलिसी साजों ने सराय एहतजाज बुलंद की और इसे मुल्क के जमहूरी कदरों के मुनाफी करार दिया गया। ये आवाज़ें जब तक जिंदा रहेंगी, कसरत में वहदत की मशल आगे बढ़ती रहेगी और इंसाफ व आज़ादी का चराग रोशन रहेगा। अक़लियतों की जिम्मेदारी है कि वो इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और अपने सोच को साथ में ढाल दें। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या कि हो ब्रह्मू, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको, मुल्क है इत्तफाक से आबाद, शहर है इत्तफाक से आबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी साहब आपसे मुखातिब थे। हिंदुस्तान अपनी गुनागो खुसूसियात के साथ इसलिए भी काबिल कद्र है कि इसकी मिट्टी के जियादे दुख सुख और सर्द गर्म हालात में भी इंसानियत का दामन मजबूती से थामे रहते हैं। सिर्फ सरहद का निगहबान ही इस मुल्क का मुहाफिज नहीं, बल्कि वो लोग भी मुहाफिज हैं जिन्होंने अपने कलम से हिंदुस्तानी तारीख के अमन व अमान और समाजी रिश्तों के नए अबवाब तहरीर किए हैं। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद ना हो सामने से हट जाए। ये अजब बात है कि कुमार केतकर साहब अपने अच्छे कामों की वजह से मातूब किए गए। इन मौके पर भी साबित कदम और हक़गोई के साथ हालात का मुकाबला किया। समाजी रिश्तों की आबियारी में आज भी सरगर्दा हैं।
कलम का सफ़र जारी है, मरहला शौक़ तय करने में आज भी मैब है। मैं जनाब कुमार केतकर, चीफ एडिटर दैनिक दिव्या मराठी से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। कुमार केतकर साहब हालात पर गहरी नज़र रखते हैं कि कभी हालात की शिद्दत से समझौता नहीं करता, कभी हालात की शिद्दत से समझौता नहीं करता, कलम फिरौन की दहलीज पे सजदा नहीं करता। यानी जनाब कुमार केतकर साहब। माननीय जस्टिस काजू, बहुत सारे विद्वजन यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक मीडिया का आदमी क्या बात कर सकता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। और मैं तो उर्दू नहीं जानता, मैं समझ सकता हूँ बोलते हैं तब, और मुझे बहुत दुख है कि मैं उर्दू नहीं सीख सका क्योंकि मेरा बहुत प्यार है उसके वो भाषा के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरा जो उर्दू पे प्यार हो गया वो हो गया मुगले आजम सिनेमा। जब पृथ्वीराज कपूर वो भाषा में बोलते थे और जब बाद में मैंने उसके बारे में देखा, सुना, सोचा, तब मुझे पता चला कि एम्परर अकबर तो उर्दू बात नहीं करते थे। तब उर्दू भाषा इतनी विकसित नहीं हो गई थी, उर्दू इतना डेवलप नहीं हो गया था जब ओरिजिनल अकबर थे। और जब पृथ्वीराज कपूर के अकबर हुए तो बहुत उर्दू हो गया। तो मेरा जो उर्दू से प्यार है वो पृथ्वीराज कपूर के उर्दू से है, एम्परर अकबर से नहीं। और दूसरी बात यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है अनेकता में एकता, ये तो बंबई इलाके की एक वो वही सिंबल है। बंबई के जो लोग भाषा बोलते हैं उस भाषा को हिंदी कहना गलत है, उस भाषा को मराठी कहना गलत है, उस भाषा को अंग्रेजी कहना गलत है। उसे उसमें सब गुजराती वर्ड आए, राजस्थानी वर्ड आए, उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, सब वर्ड्स होके ये जो अनेकता का और एकता का रिश्ता है वो बंबई के भाषा में है। और वो जो बंबई की भाषा है वही भाषा आजकल हिंदी फिल्मों में चलती है और ज्यादातर टीवी पे चलती है। तो टीवी भी होना चाहिए अनेकता और एकता, मीडिया भी होना चाहिए अनेकता और एकता का सिंबल। लेकिन मुझे मीडिया के होते हुए भी बहुत एक गिल्ट फीलिंग लगता है कि हमारा जो मीडिया है, शायद वो टीवी हो या प्रेस हो, ये अनेकता में एकता पे विश्वास उतना नहीं करता है और वो अनेकता बढ़ाता रहता है और एकता कम करता रहता है। और अभी ऐसा हो गया है कि मैं मीडिया में होते हुए भी कह रहा हूं ये आपसे कि मीडिया का अभी ऐसा चीज हो गया है। अभी मुझे ये बात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काजू के सामने कहना भी थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे लिए, क्योंकि मैं चीफ एडिटर भी हूँ एक न्यूज़पेपर का। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि आजकल जो टीआरपी की बात होती है वो सिर्फ टीवी के बारे में होती है, लेकिन न्यूज़पेपर को भी एक खुद का टीआरपी रहता है। और वो टीआरपी कब है? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो न्यूज बनती है। समझो कि ऐसा एक समाज है कि जिसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई भी करप्शन, रेप कुछ नहीं है, तो हमारे न्यूज़पेपर में क्या छपाएंगे हम और हमारे टीवी पे क्या चर्चा करेंगे? समझो कि पूरे अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उधर के तमिल और सियाली लोग, सब लोग खुशी से रहे, सुख से रह रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया का टीआरपी तो कॉन्फ्लिक्ट पे ही चलता है और जब तक मीडिया का टीआरपी कॉन्फ्लिक्ट पे चलेगा तब तक मीडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। अब जब मीडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, उनका रहना, बिजनेस पे रहना, यही कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर
डिपेंडेंट है तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट को मिटा नहीं सकेंगे, मिटाएंगे भी नहीं, उनकी इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने से उनका टीआरपी बढ़ता है और बिजनेस बढ़ता है। ये दुर्दैव की बात है कि मीडिया इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग पीपल इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिवाइड पीपल। जब मैं मीडिया में शामिल हुआ 40 बरस पहले, तब ऐसी स्थिति नहीं थी। इतना मतभेद और इतना हेट्रेड इतना नहीं था तब भी कभी कभी दंगे होते थे, तब भी वॉर हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में भी हुआ था। लेकिन जितना समाज आज डिवाइडेड लगता है और दिखता है, उतना समाज डिवाइडेड नहीं था तब। मेरे स्कूल में, मैं चेंबूर में पढ़ा, मेरे स्कूल में जो 50 लड़के लड़कियां थी, उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, मुझे कभी तब भी पता नहीं चला। अभी भी मैं उनके नाम याद करता हूँ तो मुझे समझ में आता है। कभी कभी बाय एक्सीडेंट नाम से मैं समझ सकता हूँ कि इनका ये हो सकता है कास्ट, लेकिन कास्ट और रिलीजन ये हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तब भी कास्ट और रिलीजन की बात नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि रिलीजन नहीं था, कास्ट थी, रिलीजन था, भाषाएं थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं थी। उससे कोई एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ देख नहीं रहा था। नाउ आई एम सीइंग द मोमेंट यू आर इंट्रोड्यूस टू समवन, एनीबडी, एनी प्लेस, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, इवन अमंग हिंदूज, फॉरगेट हिंदू मुस्लिम, even among Hindus, the first thing that he will think of is what is the caste of the man he is talking to. What is the caste? उसकी कास्ट क्या है, यही हिंदू भी बात करेगा। मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम तो ऑब्वियस हो लगता है, लेकिन तब भी कोई ज्यादा है उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और डिवर्जन के बारे में ही ज्यादा सोचता है, तो इमीडिएटली वो शिया सुन्नी के ऊपर जाएगा। ये बहुत रिसेंट चीज है। मुझे तो लगता है टिल ऑलमोस्ट 1975 to 1980 ये बात नहीं थी। इमरजेंसी जब हुई, इमरजेंसी के बारे में बहुत गलतफहमियां भी है। मैं नहीं ये मानता कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी के ऑटोक्रेटिक रिजीम के लिए आई, ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज़ें इमरजेंसी में हुई वो कोई डिफेंड कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी का जो एक ही पिक्चर दिया जाता है वो मुझे मंजूर नहीं है। पॉइंट इज, ड्यूरिंग इमरजेंसी द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भूलते हैं लोग। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं है। वो 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी में मिसेस इंदिरा गांधी ने लाया, क्योंकि उनको ये धोखा समझा कि आगे शायद ये धोखा हो सकता है, वही हो गया। मिसेस गांधी ने देखा था ये क्या धोखा देश के साथ हो सकता है। और अब हम पूरी दुनिया के सोचते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द वर्ल्ड हैज नेवर बीन सो मच इन ट्रबल। इतना टर्ब्यूलेंट, इतना कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड है। यू कैनॉट ओपन अ न्यूज़पेपर, यू कैनॉट start a TV, put on a TV without hearing conflict, not only in India, not only in Maharashtra, not only in Sri Lanka, but all over the world you see only conflict that is going on. I am not an astrologer and I don't believe in astrology. लेकिन कोई ये बता नहीं सकता है, अभी 2013 में है हम, इस सेंचुरी को खत्म होने को 87 years बाकी है। Can we guarantee that there will be no war at all? Not only India-Pakistan war, any other war, any other major war which can destroy the whole world. Is it possible to predict that there will be only peace and tranquility and cooperation and understanding in the world for next 87 years? Nobody can guarantee. आज के भी आप पेपर पढ़ोगे या टीवी देखोगे कि तो आपको लगेगा कि नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर भी यूज़ कर सकते हैं, और अमेरिका ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि हम भी तैयार में हैं। नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया तो हम भी उसका प्रतिकार कर सकते हैं। परसों बात हुई, व्हेन ओबामा वेंट टू इजराइल, इमीडिएटली देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द ज़ायोनिस्ट लॉबी इन अमेरिका, इज व्हाई ओबामा सरेंडरिंग टू Israelis,
and to Palestinians, and some of the Arab lobbyists that are saying why is he surrendering to Zionists. So any conversation, any talk, any dialogue, अभी पैलेस्टीन का सवाल 1948 से जारी है और जिस यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है वही यूनाइटेड नेशंस अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या है? व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशंस इज यूनिटी एंड नेशंस मीन्स बहुत सारे नेशंस हैं, वो जो डाइवर्सिटी है वो साथ में आएगी। अभी ये यूनाइटेड नेशंस ने तय किया है, यूनानिमसली तय किया है पैलेस्टीन के बारे में, लेकिन अभी तक फुल फ्लेजेड सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस पैलेस्टीन को नहीं मिला है। अभी इफ यूनाइटेड नेशंस एज एन आइडिया इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 3 years within the second world war, United Nations was created, and at that time what were the ideas that were changing the world? From Indian point of view, we can say there were only 2 great human beings who were sort of symbols of the spirit of the United Nations. Gandhiji died in 1948, but Pandit Nehru carried forward, and Pandit Nehru was a person who was internationally thinking of unity and diversity, सिर्फ इंडिया में नहीं, and that is why he started non-aligned nations. अभी आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले पूरे दुनिया में सिर्फ 50 या 60 देश थे। The number of countries in the world was less than 50 before First World War. After Second World War, many countries became independent. Like India became independent in 1947. So many other countries became independent. So around 100 countries were there by the end of the Second World War. And today there are as many as 196 countries. So when the century began, when the 20th century began, there were less than 50 countries. And when we are in 21st century, there are nearly 200 countries. So more and more people were getting liberated. That means more and more diversities were being accepted. And those diversities were accepted in the form of United Nations. So we do not mind nations becoming independent. इतने देश हो गए, स्वतंत्र हो गए, किसी ने माना नहीं कि ये डाइवर्सिटी बढ़ रही है। सब लोग कह रहे थे ये डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही है, ये डाइवर्सिटी में यूनिटी बढ़ रही है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अफ्रीका, ये सब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए हैं। वो जो इंटरनेशनली होता है, हो रहा है और होएगा, वही भारत में होगा। वी कैनॉट सेपरेट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। वी कैनॉट आइसोलेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम द ट्रबल्स इन मिडिल ईस्ट। जो कुछ सीरिया, इराक, ईरान, पूरे उस देशों में हो रहा है, उसमें अमेरिका कितनी जिम्मेदार है ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं। यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं करता है। 1991 में जब अमेरिका को बताया गया यूनाइटेड नेशंस में कि आप इराक पे हल्ला नहीं कर सकते, तब जॉर्ज बुश सीनियर ने भी कहा कि हम कर सकते हैं। और 2001 में जब अफगानिस्तान पे हल्ला करते हुए उनको बताया गया कि आप नहीं कर सकते, तब जॉर्ज बुश जूनियर ने भी कहा कि हम कर सकते हैं, उन्होंने किया भी। अभी सब लोग मानते हैं, अभी आप ही खुद सोच के पीछे देखो, जस्ट 2001, उसके पहले 1991, आप सोचो 1991 to 2001 और 2001 to 2013 या 2011, इस 20 बरस में टेंशन बढ़ा है या कम हुआ है? टेंशन बढ़ा है, और टेंशन बढ़ा है वो डेमोक्रेसी के नाम से बढ़ा है। American forces entered Middle East to establish democracy. Where they have been able to establish democracy? They have only increased tension, war, conflict, bloodshed. पूरे टीवी पे या रेडियो पे या न्यूज़पेपर में बताते हैं हाउ मेनी अमेरिकन सोल्जर्स डाइड, हाउ मेनी नेटो सोल्जर्स डाइड। हमको ये नहीं बताते हाउ मेनी इराकीज वर किल्ड, how many local people in Afghanistan were. We are only told about the loss of American lives or NATO lives.
which means after Second World War, countries became independent, but from our information point of view, we are not independent as we should be, because all of us, आप सब, आपका जो कोई ओपिनियन हो, किसी के बारे में जो कोई ओपिनियन हो, वो कैसे बनाते हैं? आपका जो कोई ओपिनियन है वो कैसे बनाते हैं? आपके दिल में जो प्रिजुडिस होता है वो कहाँ से आता है? आपके दिल में जो अच्छी बातें आती है वो भी कहाँ से आती है? वो सब कम्युनिकेशन से आती है, और कम्युनिकेशन का आज का मतलब मीडिया है। और जब मीडिया आपके दिल में सब ये विचार लाता है तो वो मीडिया साफ होना चाहिए। और हम कभी ये देखते नहीं, आजकल तो टेलीविजन और न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा देते ही नहीं है, उनको टीआरपी कम है, तो ज़्यादातर बात किसकी चलेगी? जैसे कि